नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था बच्चों। हमने बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन होता है बच्चों हमारा डेल्टा एल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो बच्चों, हमने देखा था यंग मॉडुलस का जो होता है वो क्या होता है हमारा रिलेशन, वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन बच्चों। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। कह रहे क्रेन्स एंड लिफ्टिंग कैपेसिटी। क्रेन्स का ये क्वेश्चन है बच्चों कि क्रेन, हमको पता है कि क्रेन क्या करती है, भारी भारी जो है होते हैं ऑब्जेक्ट, उनको वो इधर से उधर रखने में वो हेल्प करते हैं। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो तुमने देखी होगी कि उसमें क्रेन लगे होते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ स्टील रोप रिक्वायर्ड फॉर अ क्रेन फॉर अ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 10 मेट्रिक टन। कह रहे कि 10 मेट्रिक टन है ना, उसके स्टील रोप है बच्चों हमारे पास क्रेन की, जो कि हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहां तक, मतलब जहां पे हमको चाहिए कि हमें इस ऑब्जेक्ट को रखना है, और वो काफी ज्यादा हैवी है, मतलब टन के अंदर है, तो हमको क्रेन की यूज करनी पड़ रही है। तो कह रहा है कि स्टील रोप जो है बच्चों, हमको स्टील रोप दी गई है जिसका कैपेसिटी है बच्चों 10 मेट्रिक टन। मतलब एक स्टील रोप के अंदर तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जो होगा इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी होगी 10 मेट्रिक टन। ठीक है बच्चों, ठीक है, 10 मेट्रिक टन मतलब 10,000 किलोग्राम बच्चों। ठीक है, कि इतना 10,000 किलोग्राम ये क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। जिसके अंदर हमको सिग्मा वाई हमको दिया गया है 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा वाई हमको दिया गया है, और एरिया हमको पूछा गया कि एरिया क्या होगा इस, जैसे कि बच्चों हमको पता है कि अगर हम, मेरा ये स्टील रोड है बच्चों, ये स्टील वायर है बच्चों, ठीक है, स्टील रोप है। ठीक है, तो ये मेरा एक है स्टील रोप, एक है बच्चों मेरे पास इतनी मोटी स्टील रोप, और एक है बच्चों मेरे पास बहुत ज्यादा मोटी स्टील रोप। ठीक है, अगर मैं तुमको बताऊं कि ये इस तरह से कुछ है, ये हमारे पास कि मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि एक स्टील रोप है बच्चों हमारे पास इतनी, ठीक है, इस लेंथ की है, इस डायमीटर की है, और एक है हमारे पास इस तरह से, और एक है बच्चों हमारे पास काफी मोटी। तो हमको क्या पता है कि बच्चों ये जो हमारी स्टील रोप जो होगी इतनी जो मोटी है, जिसका डायमीटर इतना ज्यादा है, ये क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगी अपनी, क्या करेगी, ये काफी ज्यादा जो है लिफ्ट कर पाएगी वेट को। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये इससे पतली है, इससे ये थिकनेस में कम है, और ये इससे कम है, तो मतलब ये वाली रोप जो होगी इससे ज्यादा होगी। ठीक है, 1 2 3, तो मतलब 3 के अंदर जो, जिसके अंदर हम मास ज्यादा रख सकते हैं 2 के कंपैरिजन में, और इसको रख सकते हैं 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमको पूछ रहा है, इसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि 10 मेट्रिक टन जो है हमको दिया गया है कि इतना जो है मैक्सिमम कैपेसिटी जो है हमारी स्टील रोप की वो इतना उठा सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि कितना एरिया होना चाहिए, मतलब ये इसका जो थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों हमको क्या पता है, हमको पता है बच्चों की जो फोर्स होता है बच्चों, वो होता है हमारा स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, हमारा स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। हमको स्ट्रेस दिया गया है, सिग्मा वाई हमको दिया गया है, तो मतलब हमको पता है फोर्स क्या है बच्चों, हमारा फोर्स है हमारा उसका वेट, मतलब 10 मेट्रिक वेट जो हम रोप के ऊपर लगाएंगे बच्चों, वो होगा मेरा वेट, कि इतना कैपेसिटी ये होल्ड कर सकता है। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं स्ट्रेस को क्या करूंगा, मैं एरिया को यहाँ पे लेके जाऊंगा, फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, तो हमको पता है सिग्मा वाई हमको दिया गया है, वेट हमको पता है कि इतना वेट ये उठा सकता है, मैक्सिमम वेट हमने इक्वेट कर दिया, जो कि था बच्चों 10⁴ किलोग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके जी के फैक्टर से, तो ये हो जाएगा बच्चों, फिर डिवाइड कर देंगे हम सिग्मा वाई से, तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, कि ये हमारा एरिया क्या बता रहा है बच्चों, ये हमारा एरिया बता रहा है कि हमारी जो रोप होगी बच्चों, स्टील रोप की, उसका जो होगा, ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, हमारा ये वाला जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्या होगा कि सिलेंडर की तरह ही रहेगा, और जो ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा इसका एरिया होना चाहिए बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इससे कम हुआ तो हमारी जो स्टील रोप है वो ब्रेक हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इससे हमको लिमिट पता लग जाती है कि हमको कितना जो है यूज करना चाहिए, कितने जो हमको थिकनेस रखनी चाहिए हमारे वायर की, जो भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों बेंडिंग ऑफ बीम्स की। ठीक है, जो बीम्स बच्चों जो यूज होते हैं ब्रिज के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, जो कि क्या करते हैं,
जो कि उसका सपोर्ट करते हैं और जिससे हमारी जो बिल्डिंग है काफ़ी सालों साल जो है टिकी रहती है, वो खड़ी रहती है, ठीक है। और जैसे ब्रिजेस होते हैं बच्चों, हमको पता है जैसे ब्रिज होते हैं, कोई भी ऐसे रेलवे ब्रिज है या कोई भी गाड़ी का ब्रिज हो गया बच्चों, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी हम बीम यूज जो करते हैं उसके अंदर हमको पता होना चाहिए कि इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उससे हमको पता है क्या लग जाता है, हमको लग जाता है उसके टाइम पीरियड का, ठीक है, ठीक है, कि वो कितना दिनों तक चलेगा। तो रिड्यूस बेंडिंग मटेरियल विद हाई मॉडल यंग मॉडुलस वाई आर प्रेफरेबल। कह रहा है कि बेंडिंग को, जैसे कि हमारी जो रोड है बच्चों, मान लीजिए जैसे कि वेट लिफ्टिंग के केस के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम ये अपने वेट को उठाते हैं तो ये क्या होता है, वेट लिफ्टर जैसे ये वेट को उठाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो रोड है बच्चों हमारी, ये कुछ इस तरह से ये बैंड हो जाती है, ठीक है, इस तरह से बैंड हो जाती है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ऊपर और ये कुछ नीचे की तरफ आ जाता है और ये क्या करता है, बैंड हो जाती है। क्यों वैसा बैंड होती है, क्योंकि हमारा फोर्स लग रहा है इधर, इधर भी फोर्स इक्वल लग रहा है और ये क्या करता है, इसको एक स्ट्रेस दे देता है बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर ये हमारी जो होती है बीम जो होती है, हमारी जो रोड होती है, वो क्या हो जाती है हमारी, वो बैंड हो जाती है। उसी तरह से जैसे ब्रिज के अंदर, बिल्डिंग के अंदर भी ऐसा यूज होता है, मतलब हमारा जो क्या होगा, हमारे जो रोड हम यूज करते हैं, स्टील रोड जैसे हम यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे उस पर क्या होता है स्ट्रेस बढ़ते रहता है, तो हमारा जो है वो बेंडिंग होने लग जाता है। और बच्चों बेंडिंग बच्चों क्या होता है, मतलब अगर हमको बेंडिंग को रिड्यूस करने की, हम चाहते हैं कि हमारी बेंडिंग ना हो, जो हमारी बिल्डिंग है वो सालों साल तक टिके, तो हमको ऐसा मटेरियल यूज करना होगा जिसकी जो होगी हाईएस्ट यंग मॉडुलस होगी, ठीक है। जिसके बाद ज्यादा यंग मॉडुलस हुआ बच्चों, मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी ज्यादा हुई, इसका मतलब वो बेंडिंग क्या करेगा, वो कम करेगा, वो बेंडिंग रिड्यूस कर देगा। इंक्रीजिंग द डेप्थ डी ऑफ द बीम इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द बेंडिंग कंपेयर टू द इंक्रीजिंग द ब्रेथ बी, हाउएवर एक्सेसिव डेप्थ कैन लीड टू बल्किंग। कह रहा है कि अगर बच्चों हमको पता है ये हमारे पास पतली सी रोड है एक, ठीक है, ये क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको बैंड कर सकते हैं किसके कंपैरिजन में, अगर मेरे पास इतनी मोटी कोई रोड है तो, ठीक है। इसको बैंड करने के लिए बच्चों, और इसको ये वाली जो रोड है बच्चों पतली सी, इसको हम आसानी से बैंड कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं हम कैसे, इसको हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बैंड करने के लिए। और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका जो बच्चों वो है हमारा एरिया है बच्चों, जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, इसलिए क्या होता है हमारा कि हमें जो है, तो जो हमारा यंग मॉडुलस जो होगा वो तो बच्चों सेम है, पर इस केस के अंदर यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इसका ये डिपेंड कर रहा है इसके डायमीटर के ऊपर, ठीक है। अ कॉमन कॉम्प्रोमाइज इज अ क्रॉस सेक्शनल शेप दैट प्रोवाइड्स लोड बियरिंग सरफेस एंड सफिशिएंट डेप्थ टू द प्रिवेंट बेंडिंग विद मिनिमाइज वेट एंड लॉस, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर हम, इस केस के अंदर हम ज्यादा वेट रख सकते हैं, इस केस के अंदर हम नहीं रख सकते ज्यादा वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों ये मेरी रोड है बच्चों, देखिए कि हमने क्या किया है, हमने एक रोड ली और इसके ऊपर क्या किया, एक वेट को हमने बांध दिया। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है हमारी जो रोड है, वो बीम जो है हमारी, वो क्या हो गई है, वो टिल्ट हो गई है, मतलब वो कर्व शेप में आ गई है, वो बैंड हो गई है बच्चों। हमको दिख रहा है कि ये जो पहले ऐसे थी, वो पहले वो क्या थी, रेक्टेंगल शेप में थी, फिर वो क्या हो गई, एक अलग शेप में आ गई, मतलब वो क्या होगा, इसके अंदर बेंडिंग हो गई, ठीक है बच्चों। तो बेंडिंग क्यों हो रही है, यहां पर लग रहा है बच्चों वेट, और वेट क्या कर रहा है, यहां पर चीज को खींच रहा है और इससे हमारा जो है ये बैंड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलर एंड कॉलम इन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस आर डिजाइनिंग टू सपोर्ट लो। तो जो बच्चों हमारे पिलर होते हैं, जैसे कि जो हमारे घर होते हैं, जो बिल्डिंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े मोटे मोटे पिलर के ऊपर हम उसको सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आयरन, स्टील, कंक्रीट जो है सब कुछ डाल के इसको काफी ज्यादा अच्छा बना देते हैं, इसको काफी ज्यादा हार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हैं बिल्डिंग ब्रिजेस, और हमारे जिस मतलब किसी के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अ पिलर विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेप एट द एंड कैन सपोर्ट मोर लोड देन वन विद द राउंडेड एंड्स। कह रहा है कि अगर हमारे पास जो पिलर होगा बच्चों, अगर इसकी शेप जो होगी क्या होगी, ज्यादा होगी बच्चों, जैसे ये मेरा है और एक बड़ा सा मेरे पास पिलर है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। और इसके डिजाइन पर भी ये डिपेंड करता है कि अगर मैंने इस तरह से इसको बना दिया तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हमने एक सपोर्ट भी दे दिया इसको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम हमारे ब्रिजेस की जो लाइफ टाइम होती है बच्चों, उसको हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। The precise design of bridges and building consider various factors such as functionality, cost, long-term reliability, material property। तो बच्चों हमारी जो क्या करते हैं हमको अगर जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो हमको ऐसा तो है नहीं कि हमको बस वो 5-10 साल के लिए बनानी होती है, हमको वो 100 साल, जैसे 200 साल के लिए भी हमको, अगर हम सोच के चले कि एक बिल्डिंग जो है हमने 200 साल के लिए, हम चाहते हैं कि 200 साल तक क्या करे, टिकी रहे और ये बनी रहे, मतलब इसका मेंटेनेंस का खर्चा ना आए,
ठीक है ना, तो मतलब इसमें कोई डिफॉर्मेशन आए ना इसके अंदर कोई स्ट्रेस आए और ये सही से रहे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यंग मॉडुलस क्या है और हमारा जो प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल की, वो सब हम देखते हैं और इससे हम कंसीडर करके हम हमारी बिल्डिंग को बनाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये है मेरा पिलर, हमें क्या होगा, अभी इसके ऊपर जब प्रेशर लगेगा तो ये क्या होगा, ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बेंड होना शुरू हो जाएगा तो ये ऐसे कर्व में जाएगा या तो ये ऐसे कर्व में जा सकता है। और इसको अच्छे से सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रेशर है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम बेंडिंग को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। बच्चों हमको पता है कि माउंटेन क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं माउंटेन, किलोमीटर्स के रेंज में भी होते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा मान लीजिए कि बहुत सारा जो माउंटेन है ये तो काफी ज्यादा हैवी होता है, तो जो इसके अंदर जो रॉक होंगे बच्चों, कितना ज्यादा स्ट्रेस जो होगा वो अपने अंदर जनरेट कर रहे होंगे। तुम इसको इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा माउंटेन होता है वो काफी ज्यादा हैवी होता है, बहुत मतलब बिलियंस बिलियंस किलो में होते हैं वो, बिलियंस टन्स के अंदर होते हैं। तो जो हमारा जो रॉक होगा, जो कोई भी अगर हम किसी को भी वो माने, किसी की रॉक को हम मान ले कि हमारे जो माउंटेन के अंदर कोई रॉक है और उसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो काफी ज्यादा होगा। उसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेस भी होगा कि अगर वो मूव हो रहा है, अगर कोई अर्थक्वेक आया तो उसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेस भी जनरेट होता रहता है। ठीक है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक में प्ले अ रोल इन डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। कह रहे जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी रॉक की, जो जिसका यंग मॉडुलस काफी ज्यादा हाई होता है, तो इसलिए क्या होता है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि माउंटेन की हाइट कितनी हो सकती है सेफेस्टली। ठीक है, क्योंकि जैसी हाइट बढ़ती रहेगी तो मतलब मास बढ़ता रहेगा, तो जो होगा हमारा रॉक बच्चों, तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस जो होता होगा जनरेट होता जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म कंप्रेशन द रॉक एट द माउंटेन बेस एक्सपीरियंस शेयरिंग स्ट्रेस। बच्चों हमको पता है जो हमारे जो माउंटेन होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, तो इसलिए जो हमारे जो नीचे की तरफ जो बच्चों माउंटेन होते हैं, जो रॉक होते हैं हमारे, वो एक्सपीरियंस करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, दिस स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड द क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस एट विद द रॉक फ्लो। तो बच्चों ये क्या, अगर दिस स्ट्रेस विल शुड नॉट, अगर ये बच्चों क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस को, तो ये क्या करेंगे, हमारे रॉक जो है क्या करने लग जाएंगे, वो फिसलने लग जाएंगे, स्लिप होने लग जाएंगे। Consider the elastic limit of rock and the density of mountain material. The maximum height is estimated to be around 10 km, which align with the observed height of mountain on Earth. कह रहे कि अगर हम प्रॉपर्टी देखें रॉक की, उसके यंग मॉडुलस निकाले और हम देखें कि कितना मतलब उसका लेंथ हो सकता है, कि कितना वो अपने ऊपर स्ट्रेस जो है झेल सकता है, तो हमको देखने को मिलता है कि वो 10 किलोमीटर के रेंज में आता है। और हम उसको हमारे रियल लाइफ में भी इसको हम देख सकते हैं कि जो हमारे माउंटेन होते हैं बच्चों, वो 10 किलोमीटर 8-9 किलोमीटर क्या होते हैं, काफी ज्यादा हाईएस्ट होते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसकी समरी जो हमने अभी तक कवर किया है। हमने सबसे पहले पढ़ा था बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, हमारा स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया। मतलब स्ट्रेस जो होता है वो होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, पास्कल ही होती है। इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, हमारा स्ट्रेन होता है हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। मतलब जो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे फोर्स लगाया, इधर भी मैंने इसको यहाँ पे फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, ये हो गया इलोंगेट। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा इलोंगेट, मतलब इसकी जो लेंथ थी, ये अगर मैं एल मान लूं इसकी, और इसको मैं मान लूं एल डैश, तो इस केस के अंदर इसको मैं मान लेता हूं L1। ठीक है, तो मैंने फोर्स लगा रहा है, मैं अपोजिट साइड फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, तो मेरा ये L1 हो गया, तो मेरा L1 जो होगा बच्चों वो बड़ा होगा L से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेच हो गया है। ये होती है हमारे बच्चों स्ट्रेचिंग की कंडीशन। और अगर मेरे पास एक वायर है और मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, और ये जो है इतने लेंथ का हो गया मान लीजिए, तो ये बच्चों हमारी L में मान लूं इसको मैं मान लूं L2, तो इस केस के अंदर मेरा L2 जो है छोटा हो जाएगा L से। ठीक है, तो इस केस को हम कहते हैं बच्चों कंप्रेशन। ये सब हमने पढ़ा था, अभी हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है बच्चों। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब अगर हम स्ट्रेच करेंगे, जैसे इस केस के अंदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन जो होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर आते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस बच्चों कैसे लगता है, हमारा परपेंडिकुलर ये लगता है, मतलब अलोंग दी ऑब्जेक्ट ये लगता है। ठीक है, जैसे हमने इधर ये लगाया है, ठीक है, तो ये क्या लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है बच्चों,
शेयरिंग स्ट्रेस होता है जो पैरेलल फोर्सेस को साइडवे मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि क्या होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस, जैसे कि हमारा अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे कि अगर ये स्क्वायर मान ले तो ये क्या होगा, अपना जो है शेप जो है ये क्या करेगा, ये चेंज कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो चेंज करता है, जैसे कि अगर ये मान ले ये स्क्वायर है तो ये बाद में क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या हो रहा है, ये जो पहले इधर था फिर ये आ गया इधर बच्चों, तो इसको हम कहते हैं बच्चों शेयरिंग स्ट्रेस। और ये लगता है बच्चों हमेशा पैरेलल हमारे डायरेक्शन के। ठीक है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, प्रेशर फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड। और बच्चों जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लगता है वो होता है बच्चों हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, और इस स्ट्रेस मतलब फ्लूइड के केस के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कैसे हमारा जो होते हैं प्रॉपर्टीज कैसे कैसी हमारी होती है फ्लूइड की। जैसे हमने सॉलिड के अंदर देखा कि यंग मॉडुलस आता है, उसके अंदर हम बल्क मॉडुलस हमने देखा, शियर स्ट्रेस देखा, शियर स्ट्रेन देखा, उसी तरीके से हम क्या देखेंगे फ्लूइड के केस में भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बच्चों बात की थी हुक्स लॉ की। ठीक है, हुक्स लॉ हमको क्या बता रहा था, हुक्स लॉ हमको बता रहा था फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, कह रहा है कि अगर छोटा सा डिफॉर्मेशन हुए, कि अगर कोई हमारे पास वायर है उसको मैंने क्या किया, इलोंगेट किया या स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, तो उसके अंदर छोटा सा डिफॉर्मेशन आए तो हमारा उस केस के लिए क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है बच्चों। शेयर मॉडुलस होता है शेयर स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस बच्चों क्या होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, जैसे कि अगर हम उसको कंप्रेस करें या इलोंगेट करें तो उससे हमारा निकलता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारी, वो होती है यंग मॉडुलस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, और ये होता है बच्चों हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन होता है बच्चों डेल्टा एल ओवर एल, तो ये चला जाएगा बच्चों एल हमारा, तो ये आ जाता है हमारा एफ एल ए डेल्टा है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा कि हमारा जो है जो शेप है बच्चों वो चेंज हो रहा है, कैसे, मतलब उसका सरफेस क्या है ये चेंज हो रहा है, और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, और ये हम नापते थे कैसे बच्चों, कैसे मेजर करते थे इसको, थीटा के मेजर से करते थे, क्योंकि इसके अंदर जो होता था बच्चों हमारा स्ट्रेन वो थीटा हो जाता था। और बल्क मॉडुलस बच्चों वो होता है बच्चों हमारा डेल्टा वी बाई वी, मतलब अगर मेरे पास एक वॉल्यूम है बच्चों लिक्विड है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया, हर जगह से मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं और इसको मैंने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, इसके मैं वॉल्यूम को कम करना चाह रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा कि इसके अंदर हाइड्रोलिक स्ट्रेस आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड दैट डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। बच्चों इलास्टोमर वो होते हैं ऐसे सॉलिड जो बच्चों हमारे हुक लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमारी रबड़ बच्चों, जो नॉर्मल रबड़ होती है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, वो कितनी स्ट्रेच हो जाती है, अगर उसको हम कंप्रेस करें तो कितनी स्ट्रेच हो, मतलब कंप्रेस हो जाती है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं बच्चे हमारी, वो क्या ओबे नहीं करती, वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। इन अ केस ऑफ अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग एंड स्ट्रेच अंडर द एक्शन ऑफ वेट एफ सस्पेंडेड फ्रॉम इट अदर एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन इट्स एंड इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट। कह रहा अगर मेरे पास ये है इस तरह से, ठीक है बच्चों, एक ये मेरी वायर है, इस पे मैंने एक लगा रहा हूं बच्चों फोर्स एफ, तो ये पूछ रहा है कि यहां पर जो क्या होगा, यहां पर क्या लगेगा बच्चों, ये नीचे की तरफ खींचेगा तो यहां पर भी एक लगेगा फोर्स, जो होगा बराबर किसके, फोर्स प्लस उसके वेट के। ठीक है बच्चों, पर ये कौन से डायरेक्शन के अंदर होगा, ये होगा इधर, ताकि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में आ जाए। हाउ द टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज जस्ट एफ एंड नॉट टू एफ, एंड द टेंसाइल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू द टेंशन पर यूनिट एरिया इक्वल टू एफ बाई ए। तो अगर मेरा बच्चों फोर्स लग रहा है और इसका एरिया ए है, तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा एफ बाई ए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो बच्चों हमने अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का मैंने कर्व बनाया था, अगर तुमको याद होगा तो मैंने क्या बोला था कि स्ट्रेस अगर ये है मेरा और ये मेरा स्ट्रेन है, ठीक है, तो हमको पता है बच्चों हुक्स लॉ की मदद से, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के।
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के इंटू स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहां से क्या मिलता है, यहां से मुझे मिल रहा है, अगर मैं इसको मान लू y, इसको मैं मान लू k, स्ट्रेन को मान लू मैं x, तो मेरा ये y इक्वल टू के एक्स की एक इक्वेशन बनेगी, और मैं मान लेता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगी बच्चों, इस तरह से, जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो बच्चों एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा मतलब हम जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इलोंगेट करते रहे, कंप्रेस करते रहे, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो अपने मैक्सिमम पावर पे पहुंच जाएगा और उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली ऐसे फॉलो नहीं करेगा, वो इस तरह से फॉलो करेगा। ठीक है बच्चों, तो मतलब जो हमारा हुक्स लॉ वो जो होता है वो कहां से कहां तक वैलिड करेगा, कि जब तक कि हमारा जो है कंप्रेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है वो खो नहीं रहा है, जो उसके अंदर यंग मॉडुलस है वो सेम ही रह रहा है किसी टाइम के लिए, और वो जो है ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हुक्स लॉ जो हमारे होगा वो यहां से लेके यहां तक ही क्या करेगा, वैलिड रहेगा बच्चों, हमारे लीनियर पार्ट के लिए, ना कि इस कर्व पाथ के लिए भी वो वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुमको पता होगा बच्चों, अगर हमने एक वायर ली है बच्चों, तुमने कभी बचपन में करा होगा या तुम अभी भी कर सकते हो, कि एक वायर लो, तुम उसको खींचो 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 खींचो, तो खींचोगे 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 तो क्या होगा, ये थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी, तुम उसको और खींचना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ये ब्रेक कर जाएगा तो मतलब हमारा जो होगा हुक्स लॉ ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक कि स्ट्रेस है बराबर स्ट्रेन के और ये जा रहा है इस तरह से वेरी कर रहा है, तो हमारा जो है हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, और जैसे ये ब्रेक कर जाएगा तो हमारा हुक्स लॉ वेरी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड सिंस ओनली सॉलिड हैव लेंथ एंड शेप। Yes, the young modulus and the shear modulus are relevant। वो जो young modulus और shear modulus जो होते हैं बच्चों रिलेवेंट है एक दूसरे के सॉलिड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सॉलिड के पास ही बच्चों एक डेफिनेट लेंथ और शेप होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। कह रहा है जो बल्क मॉडुलस होता है वो रिलेवेंट है सॉलिड लिक्विड गैस के। बल्क मॉडुलस हमारा क्या था बच्चों, कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम मान लो इतना छोटा हो गया, तो मैं बल्क मॉडुलस को लिखूंगा डेल्टा वी बाई वी। तो वो हर केस के अंदर हो सकता है, किसी सॉलिड के अंदर भी, कि मेरे पास एक सॉलिड है उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, इसके मैं वॉल्यूम को कम करना चाह रहा हूं। और लिक्विड के केस के अंदर भी मैं ऐसे कर सकता हूं और गैस के केस में भी मैं ऐसे कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, इट इज रेफर टू द चेंज इन वॉल्यूम। कह रहा है कि बल्क मॉडुलस रेफर करता है, कि वो बता रहा है कि वो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म स्ट्रेस। ये हमको बताता है कि कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम के अंदर, जबकि कि हमारा जो है स्ट्रेस जो है बल्क मॉडुलस जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो रहा है उसके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर। तो जो हमारा वॉल्यूम चेंज होगा उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। सो द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। कह रहा है कि व्हेन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म स्ट्रेस, की अगर उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगेगा तो जो हमारा शेप होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन अलॉय एंड इलास्टोमर्स। A material with large value of young modulus require a large force to produce small change in its length। कह रहा है बच्चों कि जैसे कि स्टील जो होती है बच्चों, हमने देखी थी टेबल के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर, कि हमने देखा था कि स्टील की जो वैल्यू थी यंग मॉडुलस की वो काफी ज्यादा हाई थी एल्यूमिनियम के केस के अंदर, और किसके केस के अंदर बच्चों, जैसे वैसे वुड के केस के अंदर, लेड के केस के अंदर हमारी जो यंग मॉडुलस थी स्टील की वो ज्यादा थी, टंगस्टन की भी जो थी वो ज्यादा थी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी जो है मेरी बच्चों, जो हमारा कांस्टेंट है वो अगर ज्यादा है, तो मेरा जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वो काफी ज्यादा इलास्टिक है। अ मटेरियल विद लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस रिक्वायर अ लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ। क्या है, जिसके पास अगर ज्यादा, हमें पता है कि बच्चों जैसे स्टील के पास ज्यादा हमारे पास यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है, तो उसको हमको इलोंगेट करने के लिए, उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए हमको काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डेली लाइफ वी फील दैट अ मटेरियल विच स्ट्रेच इज मोर इलास्टिक। बच्चों हमको ऐसे लगता है कि जैसा मटेरियल जो होता है अगर हमारा ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो वो ज्यादा इलास्टिक है, बट इट इज नॉट सोमर, मतलब पर ये ऐसा नहीं है। इसका इन फैक्ट मटेरियल विच स्ट्रेच टू लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड इज कंसिडर मोर इलास्टिक।
पता है हमको ऐसा लगता है कि बच्चों की जो अगर हमारी जो रबड़ होती है कि उसको हम कितना ही स्ट्रेच कर सकते हैं, हम जो यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो हम देख सकते हैं हम उसको कितना ही स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब ये है वो इलास्टिक नहीं है। इलास्टिसिटी का होने का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर क्या हो, ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी जो है हमारा जो है चेंज इन लेंथ हो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। ठीक है बच्चों, इनफैक्ट मटेरियल विच इज स्ट्रेच टू लेसर, कह रहे कि अगर हमारा जो जैसे स्टील के केस के अंदर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लोड देना पड़ेगा इसके लेंथ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी होगी स्टील की वो ज़्यादा होगी हमारे रबर से। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बड़ी होगी बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ रबर से। बेशक से रबर हमारी जो होती है स्ट्रेच हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है स्टील के कंपैरिजन के अंदर, पर ये होता है हमारा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In general, a deforming force in one direction can produce strain in other direction also. The proportionality between stress and strain in such situation cannot be described by just an elastic constant. कह रहा है कि अगर हम एक की डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएंगे बच्चों, जैसे अगर मैंने इसको फिक्स कर लिया इसके एंड को, ये मेरी लेंथ है बच्चों, ये मेरी वायर है, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको क्या स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको इलोंगेट कर रहा हूँ, तो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी होता है बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, तो इसके केस के अंदर भी हमारा क्या होगा, हमारा इलोंगेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको दोनों तरफ फोर्स लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारा ये बैलेंस करेगा इसके, ये क्योंकि ये इससे अटैच है बच्चों। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ वायर अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द लेटरल डायमेंशन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन विल अंडरगो अ स्मॉल चेंज विच इज डिस्क्राइब बाय अनदर इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जिसे बोलते हैं हम पॉइजन रेशो। कह रहा है कि बच्चों अगर मेरा वायर है, ऐसा मेरा वायर है, ये लेंथ एल है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लेंथ को क्या कर रहा हूं, मैं 2L बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए इसका रेडियस है बच्चों हमारा R। ठीक है, और इसका मैं मान लेता हूं, इसका मैं मान लेता हूं R1 मान लेता हूं, इसका मैं मान लेता हूं, ये है मेरा L, ये है बच्चों मेरा 2L, ये है बच्चों मेरा R1 और ये है बच्चों मेरा R2 मान लेता हूं मैं इसको। तो क्या होगा बच्चों इस केस के अंदर, क्या होता है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे स्ट्रेच करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ L 2L की बन गई, पर हमारा जो वॉल्यूम होगा बच्चों, हमारा जो वायर का जो वॉल्यूम होगा वो रहेगा सेम। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं रेडियस कैसे निकालूंगा, मैं निकाल सकता हूं पाई R1² इंटू L। ठीक है बच्चों, तो मैंने वॉल्यूम को इक्वेट किया, किसको मेरे को इसके साथ किसके साथ इक्वेट करना है, पाई R2² 2L। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरे R2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना मेरा R चेंज हो जाएगा, मतलब कितना मेरा डायमीटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो रहता है हमारा वो पॉइजन रेशो की वजह से हम इसको निकाल सकते हैं कि जो पॉइजन रेशो हमने क्या देखा था, वो था हमारा क्या था, हमारा वो था रेशो हमारे इलास्टिक कांस्टेंट का, वो रेशो था। ठीक है बच्चों, कि हमने देखा था कि पॉइजन रेशो क्या था, जैसे कि हमने डेल्टा D/D किया है, जैसे कि हमारा डायमीटर जो है क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, D1 मान लेता हूं मैं इसे, कोमा मान लेता हूं D2, तो ये जो हमारा चेंज हो रहा है तो D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय D अपॉन डेल्टा L/L। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते थे, हम निकालते थे कि हमारा पॉइजन रेशो इसके लिए क्या है। ठीक है बच्चों, मटेरियल के केस के अंदर ये हमारा पॉइजन रेशो आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस जो है बच्चों हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिंस अनलाइक अ फोर्स द स्ट्रेस कैन नॉट बी असाइन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों जैसे कि अगर तुमसे मैं पूछूं कि अगर मेरी लेंथ है, इस पे मैंने एक वेट W क्या कर दिया, हैंग कर दिया, तो हमको क्या पता लगेगा कि इसके अंदर टेंशन जनरेट हो रही है, जो कि होती है बच्चों ऊपर डायरेक्शन के अंदर। जो स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा वो होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो बच्चों फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर वो हो जाएगा बच्चों हमारा स्केलर।
ठीक है, एक इस तरह से तुम बोल सकते हो और हम इस तरह से बोल सकते हैं जो एनर्जी स्टोर होगी बच्चों उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो होता है हमारा स्ट्रेस जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। अनलाइक फोर्स जो होती है बच्चों हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स का मतलब होता है कि अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं तो वो होता है बच्चों मेरा एम ए, जो हमको बता रहा होता है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो मेरा जो फोर्स होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, पर मेरा जो स्ट्रेस होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। Unlike a force, the stress cannot be assigned a specific direction. Force acting on a portion of a body on a specified side of section has a definite direction. Force acting on the portion of a body on a specified side of a section has a definite direction. कह रहे कि बच्चों अगर हम फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मैं इधर फोर्स लगाऊंगा टेंजेंशियली, इसको मैं शियर स्ट्रेस दूंगा तो ये इस तरह से ये क्या करेगा, ये बैंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम जैसे ही फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो हमारी शेप है जो बच्चों वो कैसे चेंज होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा खत्म चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना खुद से चैप्टर, इसको एक बार थ्योरी को रिवाइज करना, और ये काफी आसान चैप्टर है, इसके अंदर काफी मिनिमल फॉर्मूले हमने यूज किए हैं और हमने बस सारी थ्योरी कवर कर ली है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।